सिम्टम जनरली लेडीज फील नहीं करती। और लेटर स्टेजेस में जैसे ये बीमारी बढ़ने लगती है तो पानी जैसा डिस्चार्ज, बहुत सारा डिस्चार्ज वेजाइना से, या फिर ब्लड स्टेन डिस्चार्ज, पिंक कलर का डिस्चार्ज, कुछ सिचुएशंस में बहुत ही ज़्यादा फाउल स्मेलिंग, गंदी स्मेल वाला पस जैसा डिस्चार्ज। और ये इतना ज़्यादा होता है कि कभी कभी स्मेल की वजह से बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल ये लेडीज़ फील करती हैं। इसके अलावा पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, पीरियड्स के बीच में इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जिसको हम बोलते हैं, 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग आना, और या फिर रिलेशनशिप के बाद ब्लीडिंग होना, या फिर इसके अलावा पीरियड्स ही हैवी हो रहे हैं, चाहे रेगुलर हैं मगर हैवी हो रहे हैं, तो ये सभी सिम्टम्स हो सकते हैं सर्वाइकल कैंसर के। और लेट स्टेजेस में जब सर्वाइकल कैंसर आसपास के ऑर्गन्स में फैलने लगता है, तब उसके बाद अगर वो ब्लैडर में फैले, ब्लैडर की जो पेशाब की थैली है वो सर्विक्स के आगे होती है, तो उनको यूरिन करने में दिक्कत, यूरिन में पेशाब में खून का निकलना, बार बार यूरिन आना, यूरिन करने में पेन होना, ये सब। और बच्चेदानी के ठीक पीछे होता है बॉडी वाला एरिया जहाँ से पॉटी जाती है, तो उस एरिया में अगर ये बीमारी फैलेगी तो मोशंस में ब्लड आना, पेन होना, या फिर कॉन्स्टिपेशन होना। बाकी के सिम्टम्स जो आते हैं, अगर ये बचे हुए बॉडी में सारे शरीर में फैल जाता है तो मरीज और ज़्यादा सीरियस और ज़्यादा बीमार होकर हमारे पास आते हैं। जनरल जो सिम्टम्स हैं कैंसर के वो हैं वेट लॉस, भूख नहीं लगना, अच्छी खाना खाने के बाद भी अच्छी सेहत का नहीं होना, बार बार तरह तरह की बीमारियों और इन्फेक्शंस का घर करना। तो ये सभी होते हैं किसी भी तरह के कैंसर के लक्षण, तो ये सभी लक्षण सर्वाइकल कैंसर में भी पाए जाते हैं। अब सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है? तो ऑलमोस्ट 90% जो केसेस हैं सर्वाइकल कैंसर के, ये एक खास तरह के इन्फेक्शन से होते हैं जो कि है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, HPV इन्फेक्शन। तो आप सब ने अगर इसके बारे में सुना होगा शायद। सो HPV जो है ये एक बहुत ही बड़ी फैमिली है वायरसेस की, जिसमें 100 से ज़्यादा वायरसेस होते हैं। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरसेस हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस जब किसी लेडी को इन्फेक्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट ऑलवेज 90 to 95% सिचुएशंस में उनकी बॉडी इम्यूनिटी कुछ सालों में इस वायरस को बॉडी से बाहर थ्रो कर देती है। लेकिन अगर किसी की बॉडी वीक हो, इम्यूनिटी नहीं हो, अगर कोई इस इन्फेक्शन को नहीं थ्रो कर पाए, तो सर्विक्स के सेल्स, जिस सर्विक्स के बारे में मैंने अभी आपको पिक्चर्स दिखाए थे, वो इस वायरस से इन्फेक्ट होते हैं, वहाँ पर चेंजेस आते हैं, वहाँ ग्रोथ्स आने लगती हैं और तब वहाँ पर सर्वाइकल कैंसर पनपता है। सर्वाइकल कैंसर के कुछ और रीजंस भी हैं, जैसे भी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। इसके अलावा एक और रीज़न है, वो है कुछ कार्सिनोजेनिक ड्रग्स का या रेडिएशन का एक्सपोजर होना। तो बाय फार सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और ये प्रिवेंटेबल कॉज है। इस वजह से आज चलिए इसके बारे में ज़्यादा तवज्जो देकर बात करेंगे। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, कुछ तरह के ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ज़्यादा उनका प्रोबेबिलिटी रहता है कैंसर पनपने का, जैसे कि 16, 18, 31, ये हैं कुछ ऐसे सब टाइप्स जो कैंसर के जो वायरस के सब टाइप्स हैं, उनको हम नंबर से डिनोट करते हैं। और ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा वायरसेस हैं, तो कुछ की वजह से कैंसर ज़्यादा पनपता है, कुछ की वजह से कैंसर पनपने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है वो और तरह की चीज़ें भी कर सकता है, जैसे जेनाइटल वॉर्ट्स। और ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारी जो सोसाइटी में कि ये HPV सिर्फ लड़कियों को ही होता है। तो ऐसा नहीं है, HPV मेन को भी इन्फेक्ट कर सकता है, और मेन में भी जेनाइटल वॉर्ट्स, पीनाइल वॉर्ट्स और पीनाइल कैंसर्स पनप सकते हैं। तो जो इसकी वैक्सीनेशन है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ ये लड़कियों के लिए बल्कि यंग बॉयज़ के लिए, मेन के लिए भी बहुत अच्छी है, और उन्हें भी इसकी फैसिलिटी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट। सो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का एक माइक्रोस्कोपिक जो है बिल्कुल उसका बड़ा किया हुआ पिक्चर है। अगर ये सर्विक्स को इन्फेक्ट करता है तो जहाँ पर हम देख पा रहे हैं ब्लू वायरसेस पार्टिकल जो है वहाँ सर्विक्स है, और जब रिलेशनशिप के दौरान ये वायरस वहाँ तक पहुँचता है तो ये सेल्स पर चिपक जाता है, इन्फेक्ट करता है। अगर बॉडी इम्यूनिटी अच्छी हो या फिर किसी ने वैक्सीन ली हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये वायरस बॉडी बाहर निकाल देगी, कुछ सालों के अंदर टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन अगर बॉडी इम्यूनिटी वीक है तो ये सेल वहाँ, ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के सेल्स हैं,
ये लोकली सेल्स में मल्टीप्लाई होते हैं, उसे इन्फेक्ट करते हैं और वहाँ पर कुछ डीएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल है सेल्स का, वहाँ चेंजेस आते हैं तो ग्रोथ प्रोड्यूस होकर सर्वाइकल कैंसर बनता है। नेक्स्ट प्लीज। अब रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? ये तो हुई कॉज की बात, तो कारण है वायरस, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं। तो अगर किसी के पास ऐसे रिस्क फैक्टर्स उनके लाइफस्टाइल में मौजूद हैं, उनको ये वायरस अगर इन्फेक्ट करेगा तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उनको ये कैंसर पनप सकता है। तो इस रिस्क फैक्टर में जिसके बारे में हम बड़ी कॉमनली बात करते हैं वो है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग ना सिर्फ लंग के या थ्रोट के कैंसर्स कॉज करता है, वो सर्वाइकल कैंसर का भी रिस्क बढ़ाता है। इसके अलावा अनहेल्दी लाइफस्टाइल जिसकी वजह से लो इम्यूनिटी होती है, डाइटरी फैक्टर्स, जंक फूड का बहुत ज़्यादा इंटेक, जेनेटिक फैक्टर्स, अगर किसी परिवार में ऐसी फैमिली हिस्ट्री है कि पहले कई मेंबर्स को ऐसा कैंसर रहा है। तो दूसरी बात है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV। इससे बॉडी इम्यूनिटी फॉल कर जाती है एंड ना सिर्फ इन्फेक्शंस, कई तरीके के कैंसर्स भी बॉडी में पनपने लगते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में हैं अपार्ट फ्रॉम स्मोकिंग एंड डाइट, वो है नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स। तो हमने ऐसा देखा है जिन लोगों के ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स रहे, दे आर एट मोर इंसिडेंस ऑफ हैविंग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, और उनमें सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा जिनकी मैरिज जल्दी हो गई, जिनके बच्चे बहुत जल्दी हो गए, या जिनके बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, जैसे पुराने ज़माने में लेडीज़ के बहुत ज़्यादा बच्चे होते थे, तब हम सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा देखने में आता था। आजकल इसका इंसिडेंस बहुत अच्छी बात है फॉल हो रहा है, पर उसमें एक कारण यह भी है कि आजकल फैमिली साइज छोटा हो गया है और मैरिज की एज लेट होती जा रही है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो सर्वाइकल कैंसर को बढ़ावा दे सकते हैं। अब इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? तो इसके डायग्नोसिस के कई तरीके हैं। सबसे पहले तो एक है जो बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए चीज़ है, वो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स। यानी कि हमें कोई दिक्कत नहीं है मगर हम हर साल या एटलीस्ट हर 2 साल में खुद को डॉक्टर के पास जाकर चेक करवाते हैं और डॉक्टर हमारे सब तरह के टेस्ट करते हैं, जिसमें एक टेस्ट है जिसका नाम है पैप स्मीयर। अब ये पैप स्मीयर एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हमें इंटरनल गायनेकोलॉजिकल चेकअप करना पड़ता है लेडीज़ का, और उसमें नीचे के सेल्स को टेस्ट किया जाता है। उस टेस्टिंग के दौरान अगर कैंसर है तो वो सामने आ जाता है। इसके अलावा पैप टेस्ट की वैल्यू इस चीज़ में है कि ना सिर्फ कैंसर, ये प्री कैंसरस सिचुएशन जबकि कैंसर पनपा नहीं मगर फ्यूचर में पनप सकता है, तो वो इनको भी डिटेक्ट कर सकता है। तो इसलिए पैप टेस्ट एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है। दूसरा तरीका इसका है रेगुलर चेकअप में। जो एडवांस स्टेज का कैंसर है वो सिर्फ आंखों से देखकर भी आपके डॉक्टर बता सकते हैं। दूसरे तरीके हो सकते हैं अल्ट्रासाउंड। दूसरा एक तरीका है कि अगर आपको कोई सिम्टम है और आप डॉक्टर के पास गए हैं, तब डॉक्टर आपको चेक करके सर्वाइकल कैंसर डायग्नोज करते हैं। तो इसका डायग्नोसिस बेसिकली टेस्ट के हिसाब से और एग्जामिनेशन पर किया जाता है। नेक्स्ट प्लीज़। तो पैप स्मीयर करने के लिए मैं यही कहूँगी कि ये लेडीज़ के लिए कभी कभी थोड़ा अनकंफर्टेबल चेकअप हो सकता है, मगर ये इतना वैल्यूएबल है और इतनी सीरियस बीमारी से उन्हें बचाता है तो ज़रूर करना चाहिए। और इसमें इस तरह से कुछ एग्जामिनेशन करना पड़ता है। डॉक्टर आपको एक काउच पर, एग्जामिनेशन काउच पर लेटने के लिए बोलते हैं, इंटरनल एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ करते हैं और सेल्स को रिमूव करते हैं यूजिंग अ ब्रश और अ स्पैचुला। उन सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। तो जैसे कि हम ऊपर वाले गोले में देख सकते हैं, जो नॉर्मल सेल है वो बिल्कुल इवन एक जैसे साइज़ के, उनके न्यूक्लियस भी बिल्कुल एक जैसे साइज़ के ऐसे दिखाई देते हैं। वाइल जब कैंसर पनपता है तो सेल्स आर जस्ट आउट ऑफ ऑर्डर, उनकी ग्रोथ पर बॉडी का कंट्रोल नहीं रहता, तो सेल्स बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्ड वे में ग्रो करते हैं, सेल साइज़ बढ़ता है, न्यूक्लियस का साइज़ बढ़ता है और ग्रोथ का कोई पैटर्न नहीं रहता। तो इस तरह आइडेंटिफिकेशन होती है कैंसर की एक पैप टेस्ट पर। हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? तो प्रिवेंशन, पहले जो हमने रिस्क फैक्टर्स की बात की, तो अगर हम उन रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट करें तो अपने आप ही हम कैंसर को भी प्रिवेंट करेंगे। तो सबसे पहले पैप टेस्ट जो है लेटेस्ट गाइडलाइन, उसके हिसाब से हर तीसरे साल में ज़रूर किया जाना चाहिए। अगर हर साल करा पाएँ तो अच्छा है, मगर हर तीसरे साल में ज़रूर किया जाना चाहिए। कभी कभी हम पैप टेस्ट के साथ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस
इसको भी टेस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं को टेस्ट। तो अगर कोई लेडी को टेस्ट कराती हैं तो इसको हर 5th ईयर किया जा सकता है। बाकी का प्रिवेंशन जैसे कि लिमिटिंग सेक्सुअल पार्टनर्स, कॉन्डम एक बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है जिससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ना सिर्फ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस लेकिन बाकी इन्फेक्शंस जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सब प्रिवेंट होते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसीज प्रिवेंट होती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अपनी फैमिलीज़ में इस विषय को एक टैबू बनाए बिना हमें जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हों तो उन्हें इस तरह की एजुकेशन ज़रूर देनी चाहिए। इन सब बातों का उनकी हेल्थ पर कितना लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है, ये सब हमें ज़रूर अपने बच्चों को बताना चाहिए। एंड सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस यानी कि कॉन्डम यूज़। इसके अलावा स्मोकिंग ऑफ कोर्स नेवर डज गुड टू एनीबडी, सेम विद टोबैको। सो क्योंकि इन दोनों चीज़ों में इतने कार्सिनोजेंस हैं तो ना सिर्फ माउथ और थ्रोट और लंग का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का भी इससे इंसिडेंस बढ़ता है। हेल्दी डाइट गोज अ लॉन्ग वे। आजकल वैसे भी हम बहुत एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन में जीते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि जंक फूड को कम करिए, अच्छा खाना खाइए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाइए, घर का बना खाना खाइए। और एक्सरसाइज, हर रोज़ आधे घंटे की एक्सरसाइज से हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स बह जाते हैं। तो एक्सरसाइज का रोल प्रिवेंट करने में है, बल्कि कैंसर को प्रिवेंट करने में भी है। नेक्स्ट प्लीज। और एक और प्रिवेंटिव मेथड की मैं बात करूंगी जो मैंने रिस्क फैक्टर्स में बात की थी कि ये कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में मिल जाए। बस इस वैक्सीन के लिए मैं यही कहूंगी, सिर्फ बुरी बात इसकी ये कॉस्टली और ये अच्छा ही करती है। एक और कैंसर के बारे में बात करेंगे आज, लेडीज में, मोर इम्पोर्टेंटली लेडीज में, बट ये भी एक मिथ है, ब्रेस्ट कैंसर मेन में भी होता है ऑल्दो बहुत रेयर है। तो आइए आज इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो हम सर्कल देख रहे हैं इसमें हम पाएंगे ये इंडिया का जो है नंबर ऑफ लेडीज हैविंग कैंसर। सो जो पिंक वाला हिस्सा है वो है नंबर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स। सो हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो कैंसर है कौन से बॉडी पार्ट में होता है तो वो ब्रेस्ट है। Almost 28% of the cancers in women are breast cancers these days. And next is almost 20 to 21% is cervical cancer, जो कि ऑरेंज वाला हिस्सा है। तीसरे नंबर पर है ओवेरियन कैंसर जो कि पर्पल वाला है। सो आजकल पैराडॉक्सिकली जब सर्वाइकल कैंसर घट रहा है क्योंकि हमारे पास वैक्सीन है, क्योंकि आजकल लोग थोड़ी छोटी फैमिलीज हो गई हैं, कम उम्र में शादी नहीं होती तो अर्ली एज ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती, तो इस वजह से कैंसर जो है सर्विक्स का वो कम होना शुरू हुआ, मगर हम देख रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने लगा। अब ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ सिचुएशंस में सर्वाइकल कैंसर के जैसे हैं, कुछ सिचुएशंस में उससे ऑपोजिट है। तो ब्रेस्ट कैंसर किन लेडीज में ज्यादा होता है, इसके रिस्क फैक्टर्स। तो ब्रेस्ट कैंसर लेट मैरिज जिनकी हो या लेट चाइल्ड बियरिंग जिनकी हो उन लेडीज में ज्यादा पाया जाता है। जिन लेडीज ने कभी बेबीज को ब्रेस्ट फीड नहीं कराया उन लेडीज में ज्यादा पाया जाता है। और यस, ब्रेस्ट कैंसर, एक मिनट, आप लोग चुप रहते में क्यों नहीं विश्वास करते हैं? प्लीज मेंटेन द डेकोरम। कैंसर, इसके अलावा रेडिएशन, एक्सपोजर टू रेडिएशन। ब्रेस्ट कैंसर के मामले में वेरी इंपॉर्टेंट कॉज इज द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। म्यूटेशन क्या होते हैं आपने अपनी साइंस क्लासेस में पढ़ा होगा, कोई मुझे बता पाएंगे? म्यूटेशन, व्हाट इज अ म्यूटेशन? अ जेनेटिक म्यूटेशन, यस। सो चेंज इन द जीन सीक्वेंस, एन एबरेशन फ्रॉम नॉर्मल। सो जीन सीक्वेंस, कुछ ऐसे जीन्स हैं हमारे जैसे BRCA1 एंड BRCA2, अगर इनके जीन सीक्वेंस में एबनॉर्मल म्यूटेशंस हों तो ऐसी फैमिलीज में हम ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा देखते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट आज के जो टॉप की टिप है वो ये है कि अगर कोई भी ऐसा पाए कि उनकी फैमिली में एक या उससे ज्यादा मेंबर को ब्रेस्ट कैंसर है तो डेफिनेटली अपना चेकअप, जो कि मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में गाइड करूंगी कैसे करना चाहिए, चेकअप जरूर करिए, अपने डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाइए, और मैमोग्राफी जो बड़ा इंपॉर्टेंट हथियार है इसे डिटेक्ट करने का वो जरूर कराइए। इसके अलावा इनटेक ऑफ हॉर्मोन्स। सो हॉर्मोन्स का कुछ खास तरह के हॉर्मोन्स जैसे कि कुछ पिल्स जो यूज होती हैं बर्थ कंट्रोल के लिए,
या फिर कुछ और तरह के जो हार्मोन्स हैं जो और तरह से यूज होते हैं जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस में, उनकी वजह से भी कभी कभी अगर ब्रेस्ट कैंसर का प्रीडिस्पोजिशन है तो ये कॉज हो सकता है। और लास्ट फैक्टर है ओबेसिटी। सो ओबेसिटी टू नेवर डज गुड फॉर अस, सो फॉलोइंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज को अपने लिए आदत बनाना कम उम्र से ही जरूरी है। और मैं यही बोलूंगी आपको प्यारे बच्चों, जो अपनी खेल कूद की आदत है जो आप आज अपने स्कूल में करते हैं या अपने कॉलेज में करते हैं, बड़े होकर उसको जरूर अपनी एडल्ट लाइफ में कंटिन्यू कीजिए। जॉब में उलझकर खेल कूद और व्यायाम को मत भूल जाइए। नेक्स्ट प्लीज। अब ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं? तो ये आप बहुत ही अर्ली स्टेजेस पर खुद पकड़ सकते हैं अगर आपने इन सिम्टम्स के लिए ध्यान दिया। तो इसमें क्या है, अगर आप सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट करते हैं तो इसमें कोई भी विजिबल लम्प, अगर आप सबसे पहला स्टेप है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का इन फ्रंट ऑफ द मिरर विजुअल इंस्पेक्शन, तो विजुअल इंस्पेक्शन में कोई गांठ या कोई उभराव आपको दिखता है तो वो एक इंपॉर्टेंट क्लू हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करने का। दूसरा है स्किन के ऊपर डिम्पलिंग या स्कारिंग या निप्पल का अंदर की तरफ खिंचा होना या फिर निप्पल में से वाटरी या तो फिर ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आना या येलो डिस्चार्ज आना, या फिर आपको डीप पाल्पेशन पे कोई गांठ जैसा महसूस होता है, या फिर स्किन का कलर या टेक्सचर चेंज है, स्किन के ऊपर सूजन, स्किन के ऊपर अल्सर्स का दिखाई देना, स्किन की कंटिन्यूटी में ब्रेक, अपने आप ही जख्मों का बनना ब्रेस्ट पर, तो ये सभी सिम्टम्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के। या फिर अगर जो ब्रेस्ट का साइज है वो यूजुअल से डिफरेंट नजर आ रहा है, अंदर की तरफ खींचा हुआ छोटा या बहुत बड़ा, तो इन सब बातों को आप सेल्फ एग्जामिनेशन में डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये सब हमारे लिए जो है रेड फ्लैग्स भी हैं। अगर ऐसा कुछ भी सिम्टम दिखे डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। नेक्स्ट प्लीज। आपको प्रिवेंशन के लिए ब्रेस्ट कैंसर की डॉक्टर को कब देखना चाहिए? अगर आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन फॉलो करते हैं और आप कोई भी ऐसा एब्नॉर्मल सिम्टम या साइन देखते हैं जिनके बारे में मैंने अभी बात की, आप ब्रेस्ट में कोई भी चेंज पाते हैं तो जरूर अपने डॉक्टर से बात कीजिए। अगर आपकी फैमिली में एक या उससे ज़्यादा मेंबर्स ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रहे हैं तो आप छोटी उम्र से ही इसके बारे में ज़रूर आप हमारे पास आइए, इसके बारे में नॉलेज लीजिए और अपना ट्रीटमेंट कराइए। इसके अलावा अगर कई बार जो मैंने आपसे प्रिवेंटिव चेकअप्स की बात की, तो प्रिवेंटिव चेकअप में हम ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड और अगर 40 इयर्स के ऊपर की एज है तो ब्रेस्ट का मैमोग्राफी, इनको इंक्लूड करते हैं। अगर इस मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड में आप ऐसा पाते हैं कोई रिपोर्ट यूजुअल से हटकर है, कोई एबनॉर्मल रिपोर्टिंग है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जरूर रेगुलर चेकअप्स के लिए जाइए, रेगुलर एग्जामिनेशन कराइए। और इसके अलावा एनुअल हेल्थ चेक जिसके बारे में मैंने अभी बात की, अगर ये एनुअल हेल्थ चेक रेगुलरली कराया जाता है तो इसमें 40 से कम की उम्र से पहले हम अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट का करते हैं और 40 से ज़्यादा एज में मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड में ये फर्क है कि मैमोग्राफी खास तरह का सीरीज ऑफ एक्सरे है अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड जो है वो साउंड वेव्स को यूज करके ब्रेस्ट की इमेजिंग है। तो 40 से कम की उम्र में जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो डेंस होता है, इस वजह से मैमोग्राफी उसमें सभी एलिमेंट्स को नहीं देख पाती, और इस कारण हम 40 की एज के बाद मैमोग्राफी करते हैं जब ब्रेस्ट टिश्यू कम डेंस है, और कम एज में अल्ट्रासाउंड करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो एनुअल हेल्थ चेक में हम इन दो इमेजिंग टेक्निक्स को जरूर इंक्लूड करते हैं, और इससे आपका प्रिवेंटिव हेल्थ चेक हो गया, इससे हमें टाइम से पहले पता चल गया कोई गांठ अगर बन रही है। अगर गांठ सस्पिशियस लगती है तो आपके डॉक्टर इसको बायोप्सी के लिए भी बोल सकते हैं। अब बायोप्सी क्या होती है? बायोप्सी होती है कभी कभी नीडल से हम ब्रेस्ट में जो गांठ है उसमें से एक बहुत छोटा सा पीस निकालकर टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, तो इससे हमें डेफिनेटिव डायग्नोसिस मिलता है कि क्या वो गांठ कैंसर थी या कैंसर नहीं थी। कुछ ब्रेस्ट में बिनाइन गांठें भी पाई जाती हैं। तो ये तरीके हैं ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस के। अब हम एक बार बात करेंगे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बच्चों हर रोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू है, अगर रोज एग्जामिन किया जाएगा तो कभी कभी पेन पनप सकता है। तो इसको करने की फ्रीक्वेंसी है एवरी फोर्टनाइट, यानी महीने में 2 बार। और
मोस्टली द कैंसर लम्स आर मैडम विदाउट पेन, बट कभी कभी शुरुआत में जब कैंसर बहुत लोकलाइज होता है तो वो पेनफुल लम्प की तरह बनाता है, पर ज़्यादातर जो ब्रेस्ट कैंसर का लम्प है वो पेनलेस लम्प होता है और फील में काफ़ी हार्ड होता है। हालांकि कैंसर कई बार कोई रूल फॉलो नहीं करता, ये बहुत ही इस तरह की बीमारी है जो किसी भी तरह प्रेजेंट करती है, तो कोई भी लम्प ब्रेस्ट में हो ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, इसके बारे में हमने जो बात की, महीने में 2 बार, और बेस्ट टाइम है जब आपके पीरियड्स खत्म हुए हैं उसके इमीडिएटली बाद, क्योंकि उस समय ब्रेस्ट में स्वेलिंग कम होती है, ब्रेस्ट पेनफुल कम होते हैं। सर्कुलर मोशन में आपको फील करना चाहिए ऑल ओवर द ब्रेस्ट, आपको निप्पल के नीचे भी फील करना चाहिए और हाथों से फील करते। मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर हम बात करते हैं पीरियड कब एबनॉर्मल है, तो पहले हमें नॉर्मल तो पता हो, तो कैसा पीरियड कितना आए कब आए तो नॉर्मल है। तो पीरियड का जो नॉर्मल टाइम है आने का वो है 21 से 35 दिन, 21 to 35 डेज। तो किसी गर्ल के लिए 21 डेज, एवरी 21 डेज पीरियड आना नॉर्मल हो सकता है, किसी और के लिए 35 दिन में। सो ये है साइकिल है। इसके बाद नंबर ऑफ ब्लीडिंग डेज, सो नंबर ऑफ ब्लीडिंग डेज 2 से 7 दिन, 2 to 7 डेज। मतलब कोई गर्ल ऐसी होंगी जिन्हें सिर्फ 2 दिन ब्लीडिंग होती है, कोई दूसरी गर्ल ऐसी हो सकती है जिसे 7 दिन ब्लीडिंग होती है। सो ये है नॉर्मल एवरेज जो ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा ब्लड फ्लो कितना टिपिकल, सो टिपिकली ये भी बहुत वेरिएबल है। हम कहते हैं टिपिकली ऑन एन एवरेज 80 ml ऑफ ब्लड, यानी कि 4 बड़े चम्मच पूरे पीरियड में। लेकिन अगर आप देखें तो अगर हम पैड्स यूज करते हैं तो बहुत मुश्किल है इसे क्वांटिफाई करना, तो हम इसे इस तरह कहेंगे कि अगर किसी को पीरियड सिर्फ 2 दिन होते हैं और उनको सिर्फ थोड़ा सा बूंद भर ब्लड होता है तो ये एक कम पीरियड है और इसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और हैवी कब कहेंगे, जब ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा है कि हर 1 से 2 घंटे में एक लार्ज पैड वो चेंज कर रहे हैं, जब बहुत बड़े कॉइन से ज़्यादा बड़े साइज के क्लॉट्स जा रहे हैं, जब इतना ज़्यादा ब्लीडिंग है कि फ्लडिंग हो रही है, कपड़ों का गंदा होना। और दूसरा जो आजकल हैवी पीरियड की डेफिनेशन चेंज करके बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि अगर आपका पीरियड इतना हैवी है कि आप आम एक्टिविटी नहीं कर सकते, आप अपना स्कूल या कॉलेज अटेंड नहीं कर सकते, आप अपने आप को वीक पाते हो, आप अपनी एक्सरसाइज या ऑफिस नहीं कर सकते, तो ये पीरियड एक हैवी पीरियड है। यानी कि आजकल जो पीरियड की डेफिनेशन है वो है सब्जेक्टिव। आपको कितना वीकनेस पता चलता है उस पर डिपेंड करता है कि पीरियड को हैवी माना जाए या नहीं माना जाए। सो दिस इज अ वेरी वेरिएबल डेफिनेशन। सो मैं यही कहूँगी, अगर कभी भी किसी को ऐसा लगे कि उनके पीरियड्स के दौरान उन्हें तकलीफ हो रही है, वीकनेस हो रही है, दर्द हो रहा है, पीरियड्स पहले से कम, पीरियड्स पहले से ज़्यादा, या पहले रेगुलर थे पीरियड अभी इरेगुलर हो गए, तो उन्हें ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। अब मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स जो हैं सबसे ज़्यादा गर्ल्स को कब होती हैं, जब वो यंग होती हैं और पीरियड शुरू होता है, और सबसे ज़्यादा दूसरे वक्त कब होती हैं, जब उनका पीरियड खत्म होने वाला होता है, यानी मीनोपॉज के टाइम। तो जैसे मीनोपॉज है पीरियड खत्म होने का वक्त, मीनार्की क्या है, मीनार्की है जब उनको पीरियड शुरू होते हैं। तो प्रीवियसली जो मीनार्की की एज थी वो एवरेज हम लेते थे 14 ईयर्स। आजकल कुछ गर्ल्स को 9 साल की उम्र में भी पीरियड शुरू होते हैं, तो आजकल एवरेज एज है 9 से 11 साल। और इसका रीज़न शायद हमें लगता है आजकल बच्चे जल्दी बड़े होते हैं, दिमागी रूप से जल्दी समझदार होते हैं, तो शायद ये हमारी एवोल्यूशन है। जितनी ज़्यादा समझदारी उतना ज़्यादा हमारा हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में एक सेंटर है जो हार्मोन्स को शुरू करता है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को, वो शुरू करता है और जल्दी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स डेवलप होते हैं तो जल्दी पीरियड्स आते हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं है पीरियड 9 साल की उम्र पर आने में भी, लेकिन मेरे ख्याल से हम सभी मदर्स को इसमें बहुत ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटी 9 साल की लड़की को पीरियड्स आए तो उन्हें बहुत गाइडेंस और इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत है, जो सभी मदर्स, सभी बड़ी सिस्टर्स, इवन फादर्स को ज़रूर देना चाहिए अपने बच्चों को। तो आज थोड़ा सा पीरियड्स के बारे में बात करेंगे। सो कॉमन प्रॉब्लम्स पीरियड्स की क्या हो सकती हैं। सबसे पहला और बहुत कॉमन, वेरी पेनफुल पीरियड, जो कि कभी हम एक टैबलेट ले लें तो ठीक हो जाता है, मगर कभी टैबलेट से भी ठीक नहीं होता। दूसरा है बहुत हैवी पीरियड, जैसे मैंने अभी बताया कि वीकनेस पता चलती है। तीसरा बहुत कम पीरियड। तो पीरियड जो हम गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं, पीरियड इंडेक्स है या मिरर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का।
तो अगर पीरियड कम है तो भी अच्छा नहीं, ज़्यादा है तो भी अच्छा नहीं। तो इसलिए स्कैंटी कम पीरियड को भी आप नेग्लेक्ट ना करो, डॉक्टर के पास ज़रूर जाओ। इसके अलावा पीरियड बिना कारण के बंद हो जाए। पीरियड का बंद होना 2-3 सिचुएशंस में नॉर्मल है। पहली सिचुएशंस है प्रेगनेंसी, दूसरा है जब एक मदर अपने छोटे से बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, दूध पिलाती हैं, और तीसरा एज के एंड में जब उनके पीरियड बंद हो जाते हैं। तो इन 3 सिचुएशंस के अलावा अगर पीरियड सडनली बंद हो जाए तो डेफिनेटली कॉल्स फॉर अ विजिट टू द डॉक्टर। और एक और सिचुएशन है पीएमएस, इसके बारे में मैं कमिंग स्लाइड्स में बात करूंगी। दो नॉट सीरियस, लेकिन ये बहुत परेशान करता है यंग लेडीज और बच्चों को, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। पीरियड्स को कैसे ट्रैक करना चाहिए? तो पीरियड्स को ट्रैक करने के लिए जो पीरियड का पहला दिन है जिस दिन ब्लड फ्लो शुरू होता है, और अगर इसको किसी आप डिजिटल या मैनुअल कैलेंडर पर ट्रैक करेंगे, नंबर ऑफ पीरियड डेज, एक दिन में कितने पैड सोक हुए, कितना पेनफुल था, क्या पेन कंट्रोल हो पाया, और पीरियड से पहले कोई एबनॉर्मल सिम्टम, तो आप अच्छी तरह से पीरियड्स को ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटीज क्या हैं? डिफरेंट सिचुएशंस। सो 3 सिचुएशंस की हमने बात की जो नॉर्मल है। पहली चीज मीनोपॉज, जब 45 to 55 की एज में पीरियड ही बंद हो गया। दूसरा जब एक लेडी अपने बेबी को दूध पिला रही है, और तीसरा है प्रेगनेंसी। इसके अलावा क्या आपको पता है बच्चों, कभी कभी हम में से रेयरली कोई हमने ऐसा सिचुएशन देखा कि कुछ गर्ल्स अपने वेट को लेकर साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं कि ना वो खाना खाते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। इस सिचुएशन में बॉडी इतना ज़्यादा वेट लूज कर देती है कि पीरियड आने ही बंद हो जाते हैं, और ये सिचुएशन इतनी गंभीर हो सकती है कि कभी कभी इन बच्चों को साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, आईसीयू में एडमिट करके खाना खिलाना पड़ता है। तो डेफिनेटली जहाँ ज़्यादा खाना बहुत बुरा है और नहीं खाना और भी ज़्यादा बुरा है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो कि है पैथोलॉजिकली लेस इनटेक ऑफ फूड, और ओबेसिटी, इन दोनों ही सिचुएशंस में पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं या टोटली बंद हो सकते हैं। इसके अलावा है पीसीओएस। इसका नाम आपसे में से कितने लोगों ने सुना है? हाँ, काफी बच्चे पीसीओएस के बारे में जानते हैं। तो पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम अनफॉर्चुनेटली आजकल काफी कॉमन होता जा रहा है। ये एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। इसकी वजह से पीरियड इरेगुलर, हैवी, स्कैंटी किसी भी तरह के आ सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इन्फेक्शन है अगर नीचे यूट्रस में, सर्विक्स में, तो इसके बारे में, और अगर यूट्रस में कोई ग्रोथ्स हैं जैसे कि रसौली या फाइब्रॉइड, या हमने जैसे कैंसर के बारे में बात की, इन सब के कारण भी पीरियड्स हैवी और पेनफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। आपको डॉक्टर को कब देखना चाहिए? आपको कब पता चलेगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि मैं अपने इलाज के लिए जाऊं, मुझे कब और सफ़र नहीं करना चाहिए? तो आप तब अपने डॉक्टर के पास जाएं अगर आपके पीरियड सडनली रुक जाते हैं बिना कारण के। अगर आपके पीरियड्स 21 दिन से जल्दी या 35 दिन से ज़्यादा ड्यूरेशन पर आते हैं, अगर आपके पीरियड्स की कोई साइकिल ही नहीं रही, कभी जल्दी तो कभी लेट, कभी किसी भी वक्त, कभी 2-3 महीने में, कभी तो 1 महीने में 2 बार, अगर आपके पीरियड बहुत हैवी हैं, 7 दिन से ज़्यादा जाता है खून, या आपको 2 दिन से कम जाता है, तो आप डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप इतनी अनकंफर्टेबल हैं, इतना ज़्यादा दर्द है या इतना ज़्यादा फ्लो है कि आप रेगुलर एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, तो आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर बात करने के लिए जाएं। अगर आपको पेट में कुछ गांठ ऐसा कुछ महसूस होता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पीरियड्स के दौरान इतनी तकलीफ फ्लो से तो नहीं, लेकिन मूड चेंजेस, आपको क्रेविंग्स, पीरियड से पहले आपको मूड चेंजेस आने लगे, आपको अच्छा फील नहीं होता, आपको गुस्सा बहुत आता है या चिड़चिड़ापन, तो ये सब सिम्टम हो सकते हैं पीएमएस। इन सब सिचुएशंस में डॉक्टर के पास जरूर जाएं। नेक्स्ट प्लीज। अब मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हमने बात की कि कब हुई, कैसे हुई, डॉक्टर के पास कब जाओ, पर क्या आप रोक भी सकते हो इन्हें होने से? तो यस, डेफिनेटली हम रोक सकते हैं। और तो सब तरह की मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स का तो प्रिवेंशन नहीं है, मगर बहुत कुछ हमारे लाइफस्टाइल पर, हमारे तरीके पर डिपेंड करता है। तो लाइफस्टाइल हेल्दी रखो, जैसा कि मैंने अभी भी कहा, अपनी एक्सरसाइज, खेल कूद, डांस की आदत को बचपन से लेकर अडल्टहुड में मेंटेन करो, बड़े होकर इन सबको छोड़ नहीं दो। और सिंपल ब्रिस्क वॉकिंग आधा घंटा अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे तो ये ज़रूर करिए।